हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश करें होंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए हम क्या कर रहे थे, एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 जो है उसके काफी सारे जो टॉपिक्स है वो हम कवर अप कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, देखिए बेसिकली मानव अधिकार क्या होते हैं? ऐसे अधिकार जो हमें सिर्फ मानव होने से, सिर्फ इंसान होने से ही हमें मिल जाते हैं। जैसे हमें जीने का अधिकार है, तो जीने का अधिकार सर्वांगीण विकास और गरिमापूर्ण तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कोई भी हमारी आ रहा और मंदिर का घंटा समझ के हमें बजा के जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि कोई भी झापड़ मार के जा रहा है। हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार है और वही हमारी एक आवश्यकता भी है। उसके बाद अगर हम देखें कि इस क्षेत्र में हमने क्या क्या कब कब किया है, तो 10 दिसंबर 1948 को हमारी जो यूएन की जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसने मानवाधिकारों को सार्वभौम बोला कि भैया ये सभी के लिए है। उसके बाद 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम मनाते हैं। 1991 में मानवाधिकार से संबंधित एक पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है, वहां पर पेरिस में एक घोषणा पत्र बनाया गया। 12 अक्टूबर 1993 को, ये वही है मैग्ना कार्टा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। इसका आधार था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3। आई अगेन रिपीट, 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लाया गया और उसी के अंदर कर केंद्र की सरकार के द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत हमें ये मानव अधिकार आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसकी प्रकृति साविधिक है क्योंकि ये संविधान में कहीं पर भी नहीं है, एक अधिनियम के तहत लाया गया है। तो जब भी कोई एक्ट के थ्रू लाया जाता है, अधिनियम के थ्रू लाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं साविधिक, नॉट संवैधानिक। संवैधानिक वो होता है जो संविधान में हो। मुख्यालय इसका मानव अधिकार भवन उसका नाम है, कार्यालय का नई दिल्ली में है। इसके प्रमुख जो पहले थे वो रंगनाथ मिश्रा थे। अभी इनके एचएल दत्तू के कार्यकाल के बाद से अभी खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद बहुत सारे चर्चित अध्यक्ष रहे हैं, जैसे रंगनाथ मिश्रा है, एमएन वेंकट है, जेएस वर्मा है, एएस आनंद है, राजेंद्र बाबू है, केजी बालाकृष्णन है, एचएल दत्तू है। पहली महिला सदस्य इनकी जो रही है वो फातिमा बीबी रही है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अन्य चर्चित अध्यक्ष मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि आपने देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि निम्न में से कौन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको ये जो फेमस है ना वो ऑप्शंस में होते हैं, तो आपको पता हो जाता है कि यार ये तो रहे हैं, इनको पढ़ा है मैंने। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनकी प्रमुख धाराओं के बारे में बात करें, धाराएं बहुत सारी हैं लेकिन हमें सारी धाराएं नहीं देखना, हमें जो काम की धाराएं बस वही देखना है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्याय 2 में धारा 3 से 11 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन के बारे में, अध्याय 3 में धारा 12 से 16 तक इसके काम क्या क्या है, क्या क्या इनके जिम्मेदारियां होती हैं। अध्याय 4 में धारा 17 से धारा 20 के बीच में इसकी प्रक्रिया कि कैसे ये काम करती है। उसके बाद राज्य मानव अधिकार आयोग धारा 21 से 29 के बीच में, और मानव अधिकार न्यायालय धारा 30 और 31 में है। ठीक है, आई अगेन रिपीट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 में अगर हम देखें मुख्य धाराओं के बारे में, तो अध्याय 2 जहां पर धारा 3 से 11 तक है, इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन के बारे में बात है। अध्याय 3 में धारा 12 से 16 के बीच में आपको इसके काम के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में धारा 17 से 20 के बीच में आपको इसकी पूरी प्रक्रिया के कैसे काम करते वो बताया गया। अगर हम राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में बात करें तो धारा 21 से 29 के बीच में, और धारा 30 और 31 में हमारे मानवाधिकार न्यायालय के बारे में बात की गई। अध्याय 2 के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें धारा 3 से 11 तक, तो वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन की बात है। तो सबसे पहले अगर हम देखें धारा 3 से 11 तक, तो धारा 3 में है एनएचआरसी का गठन होता है। धारा 4 में अध्यक्ष और सदस्य, जैसे हमने बना लिया आयोग बना लिया, अब उसमें अध्यक्ष बिठाएंगे तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 4 में हो गई। फिर हटाएंगे भी उनको, तो त्याग पत्र उनका हटाए जाने की जो प्रोसेस है वो धारा 5 में है। धारा 6 में उनका कितने टाइम तक वो रहेंगे, कब रिटायर होंगे, वो सारी चीजें धारा 6 में बताई गई हैं। धारा 7 में सदस्य के द्वारा अध्यक्ष के रूप में काम करना, कि अध्यक्ष के रूप में एक जिम्मेदारी कैसी होती है, सदस्य के रूप में जिम्मेदारी कैसी होती है, वो सारी चीजें हैं। धारा 8 में उनकी सेवा शर्तें हैं। ठीक है, ओके। उसके अलावा धारा 9 में उनकी रिक्तियां और कार्यवाही, मतलब अगर वो खाली हो जाएं, अगर वो उनमें से कोई मर जाए या कहीं चले जाएं या रिजाइन दे दें, तो फिर कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा, वो सारी चीजें और कैसी कैसी कार्रवाई वो कर सकते हैं। धारा 10 में प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना, कैसे कैसे जो आयोग है वो काम करता है, उसकी क्या प्रोसेस है काम करने की। धारा 11 में आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के बारे में बताया गया। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार इसमें कुल अध्याय कितने हैं, तो 8 हैं। अधिनियमित तिथि है जो 8 जनवरी 1994 को, तो याद रखिएगा टोटल चैप्टर कितने हैं, 8 चैप्टर हैं। और बना कब था, तो 8 जनवरी 1994 को अधिनियमित हुआ था। ठीक है, अधिनियमित मतलब लागू हुआ था। कुल धाराएं इसमें 43 धाराएं हैं। लागू होने की तिथि है 28 सितंबर 1993।
1993, ठीक है, धाराओं के लागू होने की तिथि। उसके बाद अगर हम धारा 3 के बारे में थोड़ा सा बात करें कि इनके गठन के बारे में जो आपसे पूछा जाता है, तो धारा 3 में इनके गठन है। धारा 3 का 1 में केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन करता है। कौन? केंद्र सरकार। धारा 3 के 2 में ही इनकी संरचना अध्यक्ष बताई गई। तो उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी पूर्व न्यायाधीश 2019 में ये चेंज किया गया है, इसमें कोई भी पूर्व न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। उसके बाद 5 सदस्य, उन 5 सदस्यों में से एक सदस्य जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का अभी का जज या रिटायर्ड जज, दोनों में से कोई भी बन सकता है। उसके बाद एक सदस्य जो होता है वो हाई कोर्ट का जज बनेगा, चाहे वो रिटायरमेंट वाला हो चाहे अभी हो, ठीक है, कोई भी बन सकता है। बाकी के जो 3 सदस्य हैं वो मानवाधिकार विशेषज्ञ हैं, मतलब उन्होंने ह्यूमन राइट्स के जीवन में कुछ ना कुछ काम किया हो कहीं पर, और उनमें से उन 3 सदस्यों में से कम एक महिला होना जरूरी है, ठीक है। ओके, अगर हम धारा 3 की 3 के बारे में बात करें तो यहाँ पर 7 पदेन सदस्य होते हैं। अच्छा, पदेन सदस्य मतलब क्या होता है? मानव अधिकार आयोग ना बहुत सारे आयोग के अध्यक्षों को अपना सदस्य बना लेता है, तो उस आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो भी बैठेगा वो इसका ऑटोमेटिकली सदस्य बन जाएगा। तो 7 पदेन सदस्य, उन पदों पर जो भी बैठेगा वो इसका सदस्य बन जाएगा। जैसे अल्पसंख्यक आयोग में जो बैठेगा वो बन जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो 2019 में बना, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2019, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग के मुख्य आयुक्त, ठीक है। तो इन सभी को वो उसका सदस्य बना लेते हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद धारा 3-4 में आयोग में एक महासचिव भी होता है, याद रखिएगा, महासचिव। धारा 3-5 में मुख्यालय, अच्छा ये सदस्य नहीं होता है महासचिव, महासचिव अलग होता है, ठीक है ना, और मेनली काम महासचिव ही करता है सारे के सारे, ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो महासचिव करता है। धारा 3-5 में मुख्यालय दिल्ली में होगा, हालांकि केंद्र सरकार अगर चाहे तो अपने अनुमोदन के आधार पर इसको चेंज भी कर सकती है, इसका कार्यालय। उसके बाद धारा 4 में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो कैसी नियुक्ति होती है भैया? तो देखते हैं, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाती है। अच्छा, कमेटी बनाई जाती है, फिर वो कमेटी सिफारिश करती है, ओके, किसको? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के उस टाइम के जो काम करने वाले जज हैं, ठीक है, और जो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं उनसे परामर्श लेते हैं कि किसको बना सकते हैं, कौन अच्छा है, किसको एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें मुझसे पूछते हैं। तो इसके लिए हम एक कमेटी बना देते हैं। अब उस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। तो कौन कौन होता है? एक होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, एक होते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष, एक होते हैं हमारे राज्यसभा के उपसभापति, और एक होते हैं हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, एक होते हैं लोकसभा में विपक्ष का नेता, और एक राज्यसभा में विपक्ष का नेता। अगेन रिपीट, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति मतलब लोकसभा अध्यक्ष, और हमारे प्रधानमंत्री। तो इतने सारे लोग आपने को देखने को मिलेंगे, 6 मेंबर होते हैं जिनके थ्रू ये बनती है। अगर हम धारा 4(2) में बात करें तो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर नहीं की सकते। देखो, अब जैसे मान लीजिए वैसे तो यहाँ पर 6 सदस्य होनी चाहिए कमेटी, मान लीजिए 4 सदस्य की एक कमेटी बना दी हमने, नहीं हमने 6 बनाए, तो और फिर इन्होंने ये 4 सदस्य की कमेटी नहीं कोई अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, ठीक है, तो क्या आप उसकी बात नहीं मानोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। 6 सदस्य की कमेटी होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि 6 की ही होगी, 4 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, कम भी हो सकते हैं मेंबर, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है धारा 4(2) में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं की जाएगी कि चयन समिति का कोई सदस्य अनुपस्थित था, ठीक है, कोई मेंबर वहां पर नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बात मानी नहीं जाएगी उसकी। धारा 5 में अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र और हटाए जाने के बारे में बात है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि त्यागपत्र किसको देते हैं, तो भैया राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया जाता है, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो 1992 में स्थापित इंटरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स 1992 में गठित एक इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्टिक्स है, और 1961 में बना एक एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ टाइप है, निरंतर काम कर रहा है किसके क्षेत्र में? मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स के। कहीं पर भी दबाव होता है, कहीं पर भी कोई अत्याचार होता है लोगों पर, तो ये पहुंच जाते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम धारा 5(2) में बात करें, जहां पर हम त्यागपत्र और राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे थे, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष व किसी भी सदस्य को कदाचार या अक्षमता, मतलब अगर उसने कुछ गलत कर दिया हो या फिर वो काम नहीं कर पा रहा हो, उस मामले में हटा सकता है। ऐसे मामले को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए भेजेगा, फिर जांच के बाद यदि सर्वोच्च न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है तो उनकी सलाह पर राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटा देगा, ठीक है। उसके बाद धारा 5(3) में हमने देखा
कि और भी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं उन्हें हटाने की, बिल्कुल। अगर पगला गए हों, दिवालिया हो गए हैं तो हटा सकते हैं। शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हो, अपने कार्यकाल के दौरान कोई दूसरा भी कहीं से बेनिफिट ले रहे हो, या किसी न्यायालय में उन पर कोई केस चला और अब फाइनली वो दोषी करार दे दिए गए हो, तो इन केसेस में हम उनको हटा सकते हैं। धारा 6 में अगर हम बात करें तो अध्यक्ष व सदस्यों की जो पदावधि होती है उसमें तो कब कब तक कितने टाइम तक बैठ सकते हैं, तो धारा 6(1) में अध्यक्ष जो है वो 3 साल और 70 साल। ये 2019 में सारे इसमें चेंजेस हुए हैं। कब हुए हैं? 2019 में ये सारे चेंजेस हुए हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें देखा हमने कि अध्यक्ष 3 साल और 70 साल, ठीक है, जो भी पहले हो जाए उसमें उस तक वहां तक रहेगा। अध्यक्ष पुनः नियुक्ति का पात्र होगा, बिल्कुल अध्यक्ष का अपन पुनः नियुक्त कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। धारा 6(2) में सदस्य 3 और 70 तो सेम सेम हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धारा 6(3) में अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा, ठीक है। एक बार अगर वो रिटायर हो जाते हैं, भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होगा, मतलब कहीं और नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर हम चाहें कि उन्हें फिर से अध्यक्ष बना दें तो बना सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स में ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष पुनः नियुक्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वहां से रिटायर होकर कुछ और बन सकता है सरकार में? तो कुछ और बिल्कुल भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये अपन याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं धारा 7, राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। धारा 8, अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद कोई भी लाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब उनके वेतन में किसी भी टाइप की कटौती हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें धारा 11 के बारे में, तो आयोग के अन्य कर्मचारी जैसे महासचिव है, अन्वेषण, महासचिव मैंने आपको बताया ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होता है, वही होता है महासचिव। और एक अन्वेषण मतलब मैं आपको बताऊं, कम से कम पुलिस का जो डीजीपी होता है ना, उसके रैंक का अधिकारी होता है। अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? इन्वेस्टिगेटर। अब बात करते हैं धारा 12 में जो इसके काम बताए गए हैं। तो बेसिकली काम क्या है? काम वही है कि कोई कहीं पर सरकारी कर्मचारी या अधिकारी लोगों का शोषण तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर भी मानव अधिकारों के खिलाफ कुछ हो रहा है तो वहां पर उस मामले को अपने आप ही संज्ञान में ले सकता है, उस पर पावर होता है। मानव अधिकारों के प्रति जन जागरूकता फैलाता है, मानव अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय बताता है सरकार को, मानव अधिकारों के क्षेत्र में रिसर्च करता है, मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत जो एनजीओ है उनको सहयोग करता है। उसके बाद न्यायालय के समक्ष जितने भी मानव अधिकार से संबंधित मामले हैं, ठीक है, उन पे हस्तक्षेप कर सकता है अनुमति लेकर। किसी जेल या अन्य संस्था जहां पर भी व्यक्ति का उपचार या संरक्षण होता हो, मतलब जहां पर लोग रहते हो वहां पर जा सकता है, जैसे अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, यहाँ पर भी जा सकता है, वहां पर देख सकता है कैसे उनको रखते हैं। मानव अधिकार संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रीटीज होती हैं, संधियां होती हैं, उनका रिव्यू कर सकता है कि भैया सही है, गलत है, चेंज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें। धारा 13 में अगर हम बात करें तो जांच से संबंधित पावर इनके पास है। तो आयोग की अधिकारिता सिविल न्यायालय, सिविल जज जो होते हैं ना, सिविल कोड, तो उसके बराबर है, बस सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की जैसी उसके बराबर पावर है इनके पास, कि व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए एक समन जारी करने की पावर इनके पास, ठीक है। मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर एक खुद का एक इन्वेस्टिगेशन वो बना सकते हैं, टीम बना सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का राइट भी इनके पास है, और लोगों को समन जारी करने का, समन जारी करना मतलब कि उनको बुला के लाओ, तो वो समन जारी करना होगी, ठीक है। उसके बाद धारा 20 में अगर हम देखें तो आयोग की वार्षिक जो रिपोर्ट होती है वो तैयार करना होती है, और जो वार्षिक या विशेष रिपोर्ट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या वहां पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको ये देते हैं। रिपोर्ट और सिफारिश जो सिफारिश होती है ना, वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को करते हैं, और फिर जो भी सिफारिश होती है मानव अधिकार आयोग की, वो संसद में या विधानसभा में जहां पर भी उन्होंने की है वहां पर रखती है, मतलब वहां पर पढ़ी जाती है कि मानव अधिकार आयोग से ये सिफारिशें सरकार के पास आई हैं। अब उनको मानना नहीं मानना वो सरकार का काम होता है। सिफारिशों को नहीं मानने की स्थिति में सरकार, जैसे मान लो इन सिफारिशों को नहीं मान रही, तो ऐसा नहीं कि नहीं मान रहे, जाओ तो कर लो, क्या कर लोगे, ऐसा नहीं है। नहीं मान रहे तो उनको सरकार को कारण बताना पड़ता है कि क्यों नहीं मान रहे। मानव अधिकार आयोग ने अगर ऐसा बोला है तो आप क्यों नहीं मान रहे, ऐसा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, मैं आपको बता दूं। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत सभी लोक सेवक समझे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत सभी लोक सेवक समझे जाते हैं। धारा 19 में सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण करने पर आयोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, ठीक है।
आई अगेन रिपीट, धारा 19 में सशस्त्र बलों द्वारा जो भी मानव अधिकार हैं, अब देखो सशस्त्र बल हैं यार, तो उनको तो मारना पीटना पड़ेगा ना लोगों को, वो पुलिस में काहे के लिए आए हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा इनको छूट दी गई है। धारा 32 में केंद्रीय सरकार तथा धारा 33 में राज्य सरकार द्वारा आयोग को अनुदान दिए जाने संबंधी भी उपबंध है। ठीक है, सरकार को भी थोड़ी छूट है। धारा 34 में राष्ट्रीय आयोग तथा धारा 35 में राज्य आयोग के लेखों और सम परीक्षा संबंधी उपबंध भी किए गए हैं कि भैया इनको ये काम करना है, इसमें कितना खर्चा लगता है, क्या होता है, वो सब चीजें बताना पड़ती हैं। धारा 20 में आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट यहाँ पर पेश करनी पड़ती है। आयोग अपना वार्षिक या विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार या राज्य सरकार को भेजता है, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। रिपोर्ट और सिफारिशों को मानना नहीं मानना वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको कारण बताना पड़ता है कि हम क्यों नहीं मान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अधिनियम की धारा 29 में सदस्यों और अधिकारियों को लोक सेवक समझा जाता है, और धारा 29 कहती है कि आयोग या राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य इस अधिनियम के तहत अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा। तो आपको इतना नहीं बोलेगा, बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस में इनको लोक सेवक समझा जाता है, तो धारा 39 में इनको लोक सेवक समझा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। गॉट इट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।